Hello everyone. So today we are starting the Lakshmikant series, and the whole idea is to cover everything step by step along with discussing the relevant MCQs for every topic. So the ultimate goal is कि आपका static भी cover हो जाए, आपको MCQs का भी hold मिल जाए and आपका topic holistically cover हो जाए. The target for today's video is कि जितने भी acts आए थे before the Queen's Proclamation, that is the Act of 1858, उससे पहले के सारे एक्ट आज डिस्कस करेंगे एंड उससे रिलेटेड जितने भी MCQs हैं यूपीएससी रिलेटेड एग्जाम में जो पूछे गए हैं, CDS में पूछे गए हैं, वो हम घटना चक्र से उठा के डिस्कस करेंगे. सो द होल आइडिया इज टू सम अप द टॉपिक इन अ सिंगल वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट. सो सबसे पहले चैप्टर जो लक्ष्मीकांत का है दैट इज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. ये चैप्टर डील करता है कि व्हाट वाज द सिचुएशन बिफोर द इंडिपेंडेंस, कि कैसे ब्रिटिशर्स डिफरेंट एक्ट्स लाए थे फ्रॉम 1773 ऑनवर्ड्स टिल 1947. उन एक्ट्स में क्या क्या चेंजेस किए गए थे, क्या क्या मॉडिफिकेशन हुआ था, क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स कैरी आउट हुए थे, क्या क्या एक्स्ट्रा राइट्स मिल गई थी इंडियंस को एज अ ग्रुप. सो बिगनिंग विद द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, the Britishers came to India in 1608 as traders in the form of East India Company, which had the exclusive right of trading in India under a charter granted by Queen Elizabeth I in 1600. In 1765, the company, which till then had purely trading functions, obtained the Diwani, rights over revenue and civil justice of Bengal, Bihar, Odisha. This started its career as a territorial power. In 1858, in the wake of Sepoy Mutiny, the British Crown assumed direct responsibility for the governance of India. This rule continued until India was granted independence on August 15, 1947. So अगर इस पैराग्राफ के कुछ बेसिक पॉइंट सम अप करूं, ब्रिटिशर्स पहली बार 1608 में आए थे एंड दे केम एज ट्रेडर्स, और इनको जो एक्सक्लूसिव राइट मिली थी ट्रेडिंग की, दैट इज सोल राइट टू ट्रेड, वो क्वीन एलिजाबेथ ने दी थी 1600 में. 1765 में प्रिसाइजली आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर दे ऑब्टेन्ड द दीवानी राइट्स. नाउ दीवानी राइट्स क्या थी? दीवानी राइट्स में दो राइट्स थी. एक तो रेवेन्यू राइट्स थी, द राइट टू कलेक्ट द लैंड रेवेन्यू, और एक सिविल जस्टिस की राइट थी जो कंपनी को मिली थी इन 1765 एंड तीन एरियाज के लिए मिली थी, दैट इज बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा. तो इसके थ्रू, इस पर्टिकुलर 1765 की दीवानी राइट्स के थ्रू कंपनी स्टार्ट हो जाती है एज अ टेरिटोरियल पावर. इससे पहले वो मेनली एक ट्रेडिंग कंपनी थी. एंड इन 1858 देयर वाज सिपॉय म्यूटनी, ऑल्सो रेफर टू एज इवन द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. इसमें ब्रिटिश क्राउन ने डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी एज्यूम कर ली थी. तो ये जो ये 1858 का एक्ट है, ये डिफरेंशिएटर था. सो 1858 तक कंपनी का रूल था, बट 1858 के बाद डायरेक्ट क्राउन ने रिस्पॉन्सिबिलिटी एज्यूम कर ली थी. एंड दिस क्राउन रूल कंटिन्यूड टिल द वेरी इंडिपेंडेंस. With independence came the need for the constitution. Hence, a constituent assembly was formed for this purpose in 1946, and on January 26, 1950, the constitution came into being. So basically, एक constituent assembly को create किया गया था. ये एक body थी जिसने हमारा constitution frame किया था, and इस body को 1946 में set up किया था. And eventually हमारा constitution came into being on January 26, 1950. इस word को याद रखना है, came into being. So you need to know the difference between two things. जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक्चुअली अडॉप्ट नवंबर 26, 1949 में हुआ था, बट इट केम इनटू फोर्स, इट केम इनटू बीइंग in 1950 January 26. However, various features of the Indian constitution and polity have their roots in the British rule. There were certain events in the British rule that laid down the legal framework for the organization and functioning of government and administration in British India. सो एज वी नो, वेरियस फीचर्स जो आज भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ट्रेस किए जा सकते हैं, उनके रूट्स उस टाइम पीरियड में व्हेन ब्रिटिशर्स वर रूलिंग इंडिया. फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे फीचर्स आज के प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन के हम ट्रेस कर सकते हैं टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935. दिस इवेंट्स हैव ग्रेटली इन्फ्लुएंस द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी. दे आर एक्सप्लेन्ड हियर इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अंडर टू मेजर हेड्स: द कंपनी रूल 1773 से 1858 तक एंड द क्राउन रूल 1858 से 1947. So we are able to see that the entire British rule is divided into two major timelines: the company rule and the crown rule. The company rule is dealing with the time period where the administration was in the hands of the East India Company, and the crown rule is dealing with the time period when Queen directly took the control of the territorial areas in the India.
सो इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 है. दिस एक्ट वॉज ऑफ ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पोर्टेंस. इट वॉज द फर्स्ट स्टेप taken by the British government to control and regulate the affairs of East India Company in India. Second, it recognized for the first time the political and administrative functions of the company. And third, it laid the foundation of central administration in India. So from the very next time, if I talk about the Act of 1773, तो आपके माइंड में ये 3 पॉइंट्स डायरेक्टली आने चाहिए कि सबसे पहला स्टेप था जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रेगुलेट करने की कोशिश की थी कंपनी को. सेकेंडली, इट लेड डाउन द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, जहाँ पे सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी दिख रही थी. सो व्हाट वर द फीचर्स ऑफ दिस एक्ट? सबसे पहला फीचर था, इसने जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसको डेजिग्नेट किया था एज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड क्रिएटेड एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 members टू असिस्ट हिम. द फर्स्ट सच गवर्नर जनरल वॉज वॉरेन हेस्टिंग्स. Then it made the governor of Bombay and Madras presidencies subordinate to Governor General of Bengal, unlike earlier when the 3 presidencies were independent of one another. तो अगर हम इसके पहले 2 पॉइंट्स देखें, सो द फर्स्ट पॉइंट टेल्स अस कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल थी उसकी पोजीशन को चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया था. This Governor General of Bengal was provided with a council that was having 4 additional members. And the very first governor who eventually became Governor General of Bengal was Warren Hastings. तो ये वॉरेन हेस्टिंग्स का टाइम पीरियड कब था? 1773 के पास था. अच्छा, इस पर्टिकुलर एक्ट ने ना गवर्नर ऑफ बंगाल एंड गवर्नर ऑफ मद्रास को सबऑर्डिनेट कर दिया था टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. दिस एक्ट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा comprising 1 chief justice and 3 other judges. So 1774 में सुप्रीम कोर्ट सेटअप हुआ था कैलकाटा में. इसका कॉम्पोजिशन क्या था? 1 चीफ जस्टिस थे एंड 3 अदर जजेस थे. आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू टू सर्च हु वॉज दिस फर्स्ट चीफ जस्टिस एंड इफ यू आर अवेयर जस्ट कमेंट इट इन द कमेंट बॉक्स. Fourth, it prohibited the servants of the company from engaging in any private trade or accepting presents or bribes from the natives. So what used to happen, अभी तक जो कंपनी के सर्वेंट्स आ रहे थे वो यूजली खुद पर्सनल ट्रेड एंड प्राइवेट ट्रेड में एंगेज हो जाते थे in order to make some profit, in order to have some monetary gains. But इस एक्ट ने उस चीज़ को completely prohibit कर दिया था कि कंपनी के अब जितने भी सर्वेंट्स हैं, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, वो एंगेज नहीं कर सकते किसी भी फॉर्म ऑफ प्राइवेट ट्रेड में. And last point of this act is it strengthened the control of the British government over the company by requiring the court of directors, governing body of the company, to report on its revenue, civil and military affairs. So basically, till now company had a governing body that is known as court of directors and ये usually England में बैठा करती थी and यहाँ से सारे के सारे governing decisions लेती थी for East India Company in India, right? अब क्या हुआ, अभी तक ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स रिलेटिवली बहुत इंडिपेंडेंट थी, अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग कर रही थी. तो जो भी इंडिया में गवर्नर्स होते थे एम्प्लॉयड बाय द कंपनी, दे यूज्ड टू रिपोर्ट देयर फंक्शनिंग टू द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स. नाउ व्हाट हैज हैपेंड बिकॉज ऑफ दिस एक्ट, अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को फर्दर रिपोर्ट करना था टू द गवर्नमेंट. तो उनको रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स में नाउ रिपोर्ट करना था गवर्नमेंट को. तो यहाँ पे एक प्रोविजन ऑफ अकाउंटेबिलिटी आ गया था. सो इस पर्टिकुलर एक्ट के हमने 5 रेलेवेंट पॉइंट्स देखे कि गवर्नर ऑफ बंगाल बिकेम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे वर मेड सबऑर्डिनेट टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्रिएट कर दी गई थी और 4 मेंबर्स, एक सुप्रीम कोर्ट बिठा दिया था कैलकाटा में, एंड जो कंपनीज के सर्वेंट्स थे उनका प्राइवेट ट्रेड प्रोहिबिट हो गया था. एंड नाउ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैड टू रिपोर्ट टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स. सो दैट वाज द कंप्लीट 1773 एक्ट. नाउ starting with the amending act of 1781. So basically this is the 7th edition of the Lakshmikant. I'm not sure whether this is given in the 6th edition of Lakshmikant. So if it's not given in your book, you can take a screenshot of this particular act, or you can also find the digital copy of the book on so many platforms. So the entire purpose of the amending act of 1781 was to modify the parts of the Supreme Court, and it was trying to somewhat favor the executive council over the Supreme Court. So, in a bid to rectify the defects of the Regulating Act of 1773, the British Parliament passed the Amending Act of 1781, also known as the Act of Settlement. Now, what were the features of this particular act? It exempted the Governor General and the Council from the jurisdiction of the Supreme Court for the acts carried out by them in their official capacity. Similarly, it also exempted the servants of the company from the jurisdiction of the Supreme Court for their official actions.
सो बेसिकली द फर्स्ट पॉइंट एक्सप्लेन्स दैट कि गवर्नर जनरल एंड उनकी काउंसिल को एग्जेम्प्ट कर दिया गया था फ्रॉम द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी। तो ये आज की डेट में भी हम देख सकते हैं कि व्हेन द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर आर वर्किंग इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी दे आर एग्जेम्प्टेड। सो ऑन द सिमिलर लाइंस इस एक्ट ने सर्वेंट्स को भी एग्जेम्प्ट कर दिया था फ्रॉम द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, एंड ये दोनों एग्जेम्पशन के केसेस थे सिर्फ ऑफिशियल वर्क के लिए। It excluded the revenue matters and the matters arising in the collection of revenue from the jurisdiction of Supreme Court. So basically जितने भी revenue matters थे उसको exclude कर दिया गया था Supreme Court के jurisdiction से. It provided that the Supreme Court was to have jurisdiction over all the inhabitants of the Calcutta. It also provided the court to administer the personal law of the defendants. Hindus were to be tried according to the Hindu law and Muslims were to be tried according to the Mohammedan law. So this point clearly laid down कि Supreme Court was having the power over the people who were residing in the Calcutta, and कि जो Hindus है वो govern होंगे by the Hindu law and the Muslims are going to be governed by Muslim law. So court इन basis पे इन दोनों groups को administer करेगा. Fourth, it laid down the appeals from the provincial courts could be taken to the Governor General in Council and not to the Supreme Court. So what is the relevance of this point? ये basically बता रहे हैं कि other than the Supreme Court से inferior कुछ courts थी जिन्हें हम बोलते थे provincial courts. Now before this Act of 81, जितनी भी appeals थी provincial court की वो जाती थी Supreme Court के पास. But now this Act modified this. अब provincial court की जो भी appeal होगी वो Governor General in Council के पास जाएगी. So we can see this कि this act was trying to reduce the power of Supreme Court and was trying to give more powers to the Governor General Executive Council because provincial courts के ऊपर भी उनके पास पावर आ गई थी. Official capacity में भी वो govern नहीं होंगे, revenue matters पे भी वो govern नहीं होंगे. Fifth point, it empowered the Governor General in Council to frame regulations for the provincial courts and councils. So further the Governor General in Council power was increased. How? They were given the power to make regulations also for provincial courts and councils. So if you have to remember anything about the 1781 Act is, you have to know that the powers of the Supreme Court were reduced and the power of Governor General Executive Council was increased even in the context of provincial courts. So the next important act was the Pitt's India Act of 1784. Now, what were the features of this act? This act clearly differentiated or it distinguished between the commercial functions and the political functions of the company. This point highlights कि अब कंपनी के जो कमर्शियल फंक्शंस थे, जो ट्रेडिंग फंक्शंस थे, वो completely separate कर दिए गए थे from the political functions. Political functions as in how it was ruling as a territorial power, how it was governing the rules. So this point highlights that the functions of the company were clearly delineated into the commercial functions and into the political function. Commercial functions were associated with the trading and the political functions was associated with the governance, rules, regulations, everything. It allowed the code of directors to manage the commercial affairs but created a new body called Board of Control to manage the political affairs. Thus it established a system of double government. So basically जो दो डिलिनिएट कर दिए गए थे फंक्शंस, उनके लिए दो सेपरेट बॉडीज आ गई थी. कमर्शियल फंक्शंस पे ओवरलुक करता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर. ये कैसे याद रख सकते हो? सी से कमर्शियल फंक्शन है, सी से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है. एंड जो पॉलिटिकल फंक्शंस है उसको गवर्न करने के लिए एक नई बॉडी क्रिएट कर दी थी, दैट इज बोर्ड ऑफ कंट्रोल. तो इस पूरे स्कीम को जहाँ पे हमारे पास दो सेपरेट बॉडीज आ गई थी टू लुक आफ्टर टू डिफरेंट फंक्शंस, इस चीज को हम बोलते हैं डबल गवर्नमेंट. So the third point is it empowered the Board of Control to supervise and direct all operations of the civil and military government or revenues of the British possessions in India. Basically जो Board of Control है, अभी जो body create की गई है, उसको empower कर दिया था guard of three functions, that is civil, military and revenue functions over the British territories in India, जिसको इस act में refer किया गया as British possessions in India. Thus, the act was significant for two reasons. First, the company's territory in India were for the first time called the British possessions in India. So ये clearly prelims में उठ के आ सकता है as a question कि which act mentioned the company's territory in India as the British possessions in India for the first time. So answer of this question is going to be the Pitt's India Act of 1784. And the second, the British government was given the supreme control over the company affairs and its administration in India. ये क्या हाईलाइट कर रहे हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को अब अल्टीमेट, अब सुप्रीम पावर मिल गई थी, सुप्रीम कंट्रोल मिल गया था अपॉन द कंपनीज अफेयर्स. एंड ये किसके थ्रू मिला था? थ्रू द बॉडी कॉल्ड बोर्ड ऑफ कंट्रोल. सो दिस बॉडी कॉल्ड
board of control, who was given enormous powers, was a direct representation of the British government. Now there is Act of 1786. ये Act of 1786 basically in the context of Cornwallis आया था. So basically Lord Cornwallis was appointed as the Governor General of Bengal in 1786, and he had two demands. First, he should be given the power to override the decision of his council in special cases, and second, he would also be the commander in chief. इससे पहले जो गवर्नर जनरल की पोजीशन होती थी और कमांडर इन चीफ की होती थी, वो दो डिफरेंट लोग लेते थे. सो कॉर्नवालिस ने कहा कि he'll come to power only when both the positions are offered to him, and the second demand was he wanted some overriding power over his council. इससे पहले जो भी डिसीजन होता था ना काउंसिल में, वो मेजॉरिटी वोटिंग के थ्रू होता था, जिसमें गवर्नर जनरल के पास एक कास्टिंग वोट होता था. कास्टिंग वोट होता है वोट इन द केस ऑफ अ टाई. तो बेसिकली जो चार एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स थे वो मेजॉरिटी से डिसाइड करते थे. सो अगर मेजॉरिटी वोटिंग के बेसिस में टाई हो जाता था तो अल्टीमेटली पावर होती थी गवर्नर जनरल के पास इन द फॉर्म ऑफ कास्टिंग वोट. बट दिस एक्ट मॉडिफाइड इट. अब गवर्नर जनरल को ओवरराइडिंग पावर मिल गई थी कि वो अपनी पूरी की पूरी काउंसिल का डिसीजन भी ओवरराइड कर सकता है किसी स्पेशल केसेस में. सो इस पर्टिकुलर एक्ट ने गवर्नर जनरल काउंसिल की पोजीशन फर्दर स्ट्रेंथन कर दी. नाउ मूविंग ऑन टू द चार्टर एक्ट ऑफ 1793. The features of this act were as follows. It extended the overriding powers given to Lord Cornwallis over his council to all the future governor generals and governors of the presidencies. बेसिकली लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो इस एक्ट में 1786 में पावर मिली थी, दैट पावर वाज लिमिटेड टू हिम एज द गवर्नर जनरल. जो सब्सिक्वेंट गवर्नर जनरल थे उनको सेम पावर नहीं मिली थी. बट बाय दिस एक्ट ऑफ 1793 ये सारे गवर्नर जनरल्स को एक्सटेंड हो गई थी, एंड इवन टू द गवर्नर्स ऑफ प्रेसिडेंसीज लाइक मद्रास, लाइक बॉम्बे. सेकेंड, it gave the Governor General more powers and control over the governments of subordinate presidencies of Bombay and Madras. So basically this act gave much more powers to Governor General over the presidencies of Bombay and Madras. As we studied in the Act of 1773 कि जो governors of Bombay and Madras थे उनको subordinate बना दिया गया था. Now further subordinate बना दिया गया था क्योंकि कुछ और powers Governor General को मिल गई थी. It extended the trade monopoly of the company in India for a period of another 20 years. So you would all be aware that by the very act of 1773, as we also read in the Spectrum or Bipin Chandra, कि कंपनी के पास ट्रेडिंग राइट्स थी, दैट इज ऑल्सो नोन एज मोनोपोली पावर्स. उसको 1773 में 20 ईयर्स के लिए एक्सटेंड किया था, एंड नाउ 1793 के एक्ट ने उसको फर्दर एक्सटेंड कर दिया था फॉर अनदर 20 ईयर्स. इट प्रोवाइडेड दैट कमांडर इन चीफ was not to be a member of Governor General Council unless he was so appointed. तो जिस कमांडर इन चीफ की अभी हमने बात की थी अंडर द कॉर्नवालिस, अब इस एक्ट ने क्या कहा था कि वो ज़रूरी नहीं है एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पार्ट होंगे जब तक उन्हें स्पेसिफिकली ऐड नहीं किया इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल. फिफ्थ, it laid down that the members of the board of control and their staff were henceforth to be paid out of the Indian revenues. So if you do the active recall, अभी हमने पढ़ा था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिएट हुआ था बाय पिट्स इंडिया एक्ट 1784. नाउ दिस बॉडी दैट वाज क्रिएटेड इन द एक्ट ऑफ 1784, इस एक्ट ने कहा था कि अब ये बॉडी इनकम भी अपनी ड्रॉ करेगी इंडियन रेवेन्यूज से. सो अगर हम कुछ रिकॉल करें, ये कहीं ना कहीं एग्जाम्पल है ड्रेन ऑफ वेल्थ का. इफ यू हैव एवर रेड हिस्ट्री सो यू वुड बी अवेयर अबाउट द आइडिया ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ गिवन बाय दादा भाई नारोजी. सो दिस इज द क्लियर रिफ्लेक्शन ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ, where this body board of control sitting in England, ये जो दोनों बॉडीज है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये दोनों लंदन में इंग्लैंड में बैठती थी, बट ये रेवेन्यू बीओसी कहाँ से ड्रॉ कर रही है? इंडियन रेवेन्यूज से. सो इन ऑर्डर टू सम अप द 5 पॉइंट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट, फर्स्टली जो ओवरराइडिंग पावर्स थी वो सारे गवर्नर्स एंड गवर्नर जनरल्स को एक्सटेंड कर दी गई थी. सेकेंड, मोनोपोलिस्टिक पावर फॉर 20 ईयर्स एक्सटेंड कर दी थी. थर्ड, गवर्नर जनरल की पावर्स फर्दर स्ट्रेंथन कर दी थी ओवर द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास और ओवर द प्रेसिडेंसीज ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास. फोर्थ, कमांडर इन चीफ अब पार्ट नहीं होंगे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अगर स्पेसिफिकली लेट डाउन नहीं है. एंड द लास्ट, BOC दैट इज बोर्ड ऑफ कंट्रोल इज गोइंग टू ड्रॉ देयर सैलरीज फ्रॉम द इंडियन रेवेन्यूज. देन कम्स द चार्टर एक्ट ऑफ 1813. Also, I've seen a lot many people who tend to skip this chapter because it is content heavy.
But if you'll analyze the prelims of the last 10 years, you'll realize that this is a frequent theme. This chapter, the acts from this chapter are a frequent theme that is asked time and again. So every marks count a lot in prelims. So do justice to everything that is being repeated. At least उन topics को इतने अच्छे से cover कर लो कि अगर उन topics से कोई question आता है pre में या even mains में, वो आपका गलत नहीं होना चाहिए. चार्टर एक्ट ऑफ 1813 की अगर बात करें, द फीचर्स ऑफ दिस एक्ट वर एज फॉलोज. इट अबॉलिश द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द कंपनी इन इंडिया. दैट इज द इंडियन ट्रेड was thrown open to all the British merchants. However, the continued monopoly of the company over trade in tea and trade with China continued. So basically, this is laying down कि अभी जो हमने इससे previous act में बात करी थी 1793 में, ट्रेड मोनोपोली 20 ईयर्स के लिए वहाँ एक्सटेंड हुई थी, वो फाइनली ट्रेड मोनोपोली इस पर्टिकुलर एक्ट में एंड हो जाती है. बट दो एक्सेप्शंस थे जहाँ पे ट्रेड मोनोपोली अभी भी एंड नहीं होती है. दैट इज ट्रेड इन द कमोडिटी कॉल्ड टी, चाय, एंड ट्रेड विद चाइना. सेकेंड, इट असर्टेड द सुवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओवर द कंपनीज टेरिटरी इन इंडिया. इसको ना अच्छे से हाईलाइट कर लो. आई हैव सीन दिस क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड इन सो मेनी एग्जाम्स. सो बेसिकली इस पर्टिकुलर एक्ट ने एक टाइप से असर्ट करी थी, एक टाइप से स्टैब्लिश करी थी सोवरेनिटी. द वर्ड इज सोवरेनिटी, जिसको आपको अच्छे से याद रखना है, ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओवर द कंपनीज टेरिटरी इन इंडिया. सो द सेकेंड पॉइंट हाईलाइट्स दैट सोवरेनिटी बेसिकली मीन्स अ सुप्रीम पावर ओनली. सो ब्रिटिश क्राउन ने जो भी अभी तक टेरिटरीज थी इंडिया में, वहाँ पे एक टाइप से अपनी सोवरेनिटी या सुप्रीम पावर को असर्ट करने की कोशिश की थी. So this point in this act is frequently asked. So you should remember this point. उसको चाहे highlight कर लो, mark कर लो. Third, it allowed the Christian missionaries to come to India for the purpose of enlightening the people. So this act for the first time allowed the Christian missionaries to come to India and they can spread their knowledge, they can enlighten the people in whatever way they want to. They can also spread the Christian ideas. Fourth, it provided for the spread of Western education among the inhabitants of the British territories in India. So this was the very first act that focused on educating. जिसने पहली बार education की बात की, वो भी Indians की, right? And यहाँ पे focus किस पे था? Western education पे था. Fifth is, it authorized the local government in India to impose taxes on persons. They could also punish the persons for not paying taxes. सो बेसिकली यहाँ टैक्सेशन की पावर किसको दी गई थी? लोकल गवर्नमेंट को दी गई थी. सो दिस वाज अ वे टू बेसिकली अपीज द लोकल गवर्नमेंट. ऑलरेडी ब्रिटिश गवर्नमेंट इतने रिवेन्यूज एक्सट्रैक्ट कर रही थी कि लोकल गवर्नमेंट इम्पोज करके भी ज़्यादा एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकती थी. सो यहाँ पे एक टैक्सेस का क्लॉज आया था एंड इवन पनिशमेंट का क्लॉज आया था. नाउ इफ आई सम अप दिस एक्ट, सो 5 बेसिक पॉइंट्स वर कि it ended the monopoly of the company except in 2 things. There was an element of sovereignty, Christian missionaries were allowed Western education, and the local governments were given the power of taxation and the power to punish people. Charter Act of 1833. Now ये वो एक्ट है जब सेंट्रलाइजेशन पीक पे रीच कर जाती हैं. सो सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसीज शुरू हुई थी 1773 के एक्ट में, जब हमने देखा था कि गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया था और बाकी 2 प्रेसिडेंसीज को बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर लाया गया था, सबऑर्डिनेट कर दिया गया था बेसिकली. बट यहाँ पे वो सेंट्रलाइजेशन जो 1773 में शुरू हुआ था वो पीक पे रीच कर जाता है. इट रीचेज इट्स जेनिथ. सो दिस एक्ट वाज द फाइनल स्टेप टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया. The features of this act were as follows. It made the Governor General of Bengal the Governor General of India and vested in him all the civil and military powers. Thus, the act vested for the first time the government of India with authority over the entire territorial area possessed by British in India. Lord William Bentinck was the first Governor General of India. So यहाँ पे जो अभी तक Governor General of Bengal था, उसको further Governor General of India बना दिया गया था. So William Bentinck was the first such Governor General. Second, it deprived the Governor of Bombay and Madras of their legislative powers. The Governor General of India was given exclusive legislative powers for the entirety of British India. The laws made under the previous acts were called as regulations, while laws made under this act were called as act. So now you need to understand कि पहले तो बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी को उनकी एग्जीक्यूटिव पावर से डिप्राइव किया गया था, बट नाउ दिस एक्ट ऑल्सो डिप्राइव देम ऑफ देयर लेजिस्लेटिव पावर्स.
सो बेसिकली यहाँ पे पूरी तरीके से सेंट्रलाइजेशन हो जाता है इन बोथ द एग्जीक्यूटिव एज वेल एज लेजिस्लेटिव टर्म्स। सारी की सारी लॉ मेकिंग पावर किसको मिल गई थी? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को मिल गई थी। सो आप देख सकते हैं कितना स्ट्रेंथन कर दिया गया था एक पर्टिकुलर ऑफिस। इससे पहले जो भी एक्ट्स बने थे उनको हम रेगुलेशंस कहते थे, बट अब से जो एक्ट बनेंगे उनको हम एक्ट्स बोला करेंगे। It ended the activities of East India Company as a commercial body which became a purely administrative body. It provided that the company's territories in India were held by it in trust for His Majesty, His heirs and successors. So क्या हुआ, कंपनी का जो कमर्शियल फंक्शन था, जो ट्रेडिंग फंक्शन था, इस पर्टिकुलर एक्ट से एंड हो जाता है। अब वो प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हो जाती है, दैट इज गवर्निंग बॉडी। एंड इस एक्ट ने ये भी प्रोवाइड किया था कि जो भी कंपनी की टेरिटरीज है इंडिया में, now they are held in trust for His Majesty, His heirs and successors. तो ये लाइन डायरेक्टली प्री में पूछी जा सकती है, that is the Act of 1833. So this simply means that all the company territories that are in India now are being held in the name of His Majesty. Now who is His Majesty? The ultimate power who is sitting in the England. The Charter Act of 1833 attempted to introduce a system of open competition for selection of civil servant and stated that Indians should not be debarred from holding any office, any place and employment under the company. However, this provision was negated after the opposition from Court of Directors. So, do remember इस particular act ने सिर्फ attempt किया था, ये implement नहीं हो पाया था. They wanted to introduce what is known as open competition for civil services in India, कि Indians को भी एक fair chance मिलना चाहिए. However, बहुत ज़्यादा resistance था against this step from the Court of Directors and ultimately this was not implemented. And this Act of 1833 is very very important. जितने स्टार मार्क डालने इस पे डाल लो. So basically इसने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के ऑफिस को यहाँ पे स्टैब्लिश किया था, उनमें सारी की सारी सिविल एंड मिलिट्री पावर्स दे दी थी. सेकेंड, गवर्नर जनरल ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास को अपनी लेजिस्लेटिव पावर से डिप्राइव कर दिया था, तो सेंट्रलाइजेशन पीक पे आ गई थी. इससे पहले जो भी एक्ट आए थे उनको हम रेगुलेशंस बोल रहे थे, अब से जो भी आएगा उनको हम एक्ट्स बोल रहे थे. कमर्शियल बॉडी एज अ कंपनी एंड हो गई थी. नाउ देयर इज नो कमर्शियल फंक्शन व्हाटसोएवर. द कंपनी बिकेम अ कंप्लीटली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी एंड अल्टीमेटली देयर वाज जस्ट एन अटेम्प्ट टू इंट्रोड्यूस ओपन कॉम्पिटिशन. Now moving on to the Charter Act of 1853, the last act for today. इसके बाद we will discuss 20 MCQs. So basically this was the last of the series of the Charter Acts passed by the British Parliament between 1793 and 1853. तो इसके बाद ये जो कंपनी रूल के अंदर एक्ट आता है, ये लास्ट एक्ट है कंपनी रूल के अंदर. इसके बाद जो भी आएगा वो क्राउन रूल के अंदर आएगा. So this is the very last act and it was a significant constitutional landmark. The features of this act is it's separated for the first time. Do remember this, जहाँ पे भी first time लिखा होता है उसको थोड़ा ज़्यादा focus करके read करना है, because that can be a direct statement in your paper. So first point, it's separated for the first time the legislative and the executive function of the Governor General Council. तो अभी तक हमारी सिर्फ क्या थी? Governor General Executive Council. Now this act for the first time also talked about legislative council. And for that purpose इस एक्ट ने प्रोवाइड करा एडिशन ऑफ 6 न्यू मेंबर्स जो एक्ट करेंगे एज लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स इन द काउंसिल. फॉर एग्जांपल आज की डेट में पार्लियामेंट में वी हैव मिनिस्टर्स जो एग्जीक्यूटिव है एंड वी हैव द एमपीज दैट इज द नॉर्मल मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट हु आर द लेजिस्लेटर्स. तो उन लेजिस्लेटर को फर्स्ट टाइम यहाँ पे क्रिएट किया गया था एंड दे वर 6 इन नंबर्स. In other words, it established a separate Governor General Legislative Council which came to be known as Indian Central Legislative Council. This legislative wing of the council functioned as a mini parliament, adopting the same procedure as the British Parliament. Thus, legislation for the first time was treated as a special function of the government, requiring special machinery and special process. So this first point is telling us कि पहली बार legislative function को separately importance provide की गई थी. Separate legislators create किए गए थे, that was 6 in number, and a legislative council was established. So in order to explain you, अभी तक हमने पढ़ा था कि executive council में 4 member थे, other than the governor general. So पूरी की पूरी executive council हमारी 4+1 है. उसके अलावा अब 6 members आए थे एंड अगर हम इन दोनों को सम अप कर दें तो दिस इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ आवर पार्लियामेंट्री सिस्टम ओनली. ये 6 मेंबर्स जो आए हैं वो लेजिस्लेटिव फंक्शन के लिए आए हैं और ये जो 4+1 है ये प्योरली एग्जीक्यूटिव है. बट अगर हम इसे ब्रॉडर होराइजन में देखें, इजंट इट अ रिफ्लेक्शन ऑफ अ इंडियन पार्लियामेंट ऑफ द प्रेजेंट टाइम्स ओनली, जहाँ पे हमारे ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिफ्लेक्ट करते हैं.
यहाँ पे ये MPs को रिफ्लेक्ट करते हैं, दिस इज आवर इंटायर पार्लियामेंट. सो दिस वॉज अ रिफ्लेक्शन ऑफ अ मिनी पार्लियामेंट, and this was working on the lines of the British Parliament. So the second point highlights that it introduced an open competition system of selection and recruitment of civil servants. The covenanted civil service was thus thrown open to the Indians also, and accordingly the Macaulay Committee was appointed in 1854. जो हमारा प्रीवियस एक्ट अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहा था वो फाइनली अब इंट्रोड्यूस होता है, एक ओपन कॉम्पिटिशन सिविल सर्विसेज के लिए आता है. सो देयर वर टू टाइप्स ऑफ सिविल सर्विसेज, कोवेनेटेड एंड अनकोवेनेटेड. तो ये जो कोवेनेटेड थी दे वर सुपीरियर इन टर्म्स ऑफ द सर्विस. तो फाइनली दिस वाज थ्रोन ओपन टू इंडियंस एंड इसके लिए एक सेपरेट कमेटी बनी थी जिसका नाम था मैकले कमेटी. एंड कब बनी थी? इट वाज मेड इन 1854. Third, it extended the company's rule and allowed it to retain the possessions of Indian territories on trust for the British Crown. But it did not specify any particular period unlike the previous charters. So this was a clear indication that the company's rule could be terminated at any time the parliament like. तो हमने जितने भी पिछले एक्ट देखे थे they used to provide a timeline कि कंपनी रूल अब फर्दर इतने टाइम के लिए एक्सटेंड हुआ है. बट फाइनली इस पर्टिकुलर एक्ट ने कोई टाइमलाइन नहीं इंडिकेट किया था. तो ये क्या रिफ्लेक्ट कर रहा था कि कंपनी रूल कभी भी टर्मिनेट हो सकता है जब भी पार्लियामेंट चाहेगी. सो बेसिकली दिस एक्ट टोल्ड कि कंपनी रूल जो भी है उसके अंदर जो भी अभी पोजेशंस है टेरिटरीज के इंडिया में वो इन द ट्रस्ट ऑफ द ब्रिटिश क्राउन है, एंड दिस कैन एंड वेन एवर द पार्लियामेंट लाइक्स. Fourth, it introduced for the first time local representation in the Indian Central Legislative Council of the 6 new legislative members of the Governor General Council. 4 members were appointed by the local provincial governments of Madras, Bombay, Bengal, Agra. So this point highlights that पहली बार local representation introduce की गई थी legislative council में. Now what do you mean by local representation? कि जो 4 members है वो appoint होंगे by local, that is provincial governments. So this point highlights that for the very first time the element of local representation was introduced, where out of the 6 members, 4 members were going to be appointed by the local governments. तो यहाँ पे क्या हुआ, लोकल गवर्नमेंट्स को एक टाइप से एम्पावर किया गया. और कौन सी लोकल गवर्नमेंट्स को? मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा. इसके बाद जो भी एक्ट आएंगे वो क्राउन रूल के आएंगे. सो इन ऑर्डर टू सम अप दिस पर्टिकुलर एक्ट ऑफ 1853, so through this act for the very first time we had the clear separation of the executive and the legislative function, and there was a creation of mini parliament जिसमें 6 legislators थे as well as governor general executive council थी. So this is the reflection of a mini parliament. Second, there was open competition for civil services and for that Macaulay committee was appointed. Third, there was no clear timeline कि अब कंपनी रूल कब तक चलेगा, कभी भी एंड हो सकता है. And fourth, there was local representation. तो ये 4 पॉइंट्स की होने चाहिए. Now we'll move to the questions, that is MCQs. So अभी तक हमने जितने भी एक्ट्स कवर करे हैं उसके क्वेश्चंस करेंगे, and I want you to be very honest with yourself when you're attempting the questions. I'll give you 20 seconds for each question and then we'll discuss the respective question. Just try to calculate your score. You can either note down the score in your notebook or you can write in the comment box and you can compare your journey subsequently कि क्या आप हर एक वीडियो पे अपना स्कोर इम्प्रूव कर पा रहे हो. So jumping directly into the questions now. This is the first question that is in front of you. ये उत्तराखंड के PCS में भी पूछा गया था कि which act of the British Parliament abolished the East India Company monopoly over the trade in India? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं. The Regulating Act, यहाँ पे Regulating Act से मतलब है 1773 का. Then we have the Pitt's India Act of 1784 and we have the Charter Act of 1813 or none of the above. Please take 10 seconds and answer this question. So the answer of this question is the Charter Act of 1813, relatively a very easy question. As we studied 1773 में, there was an extension of 20 years. Similarly, 1793 में भी further extension हो गया था 20 years का. But it was ultimately in 1813 कि monopoly came to end except 2 things. वो कौन सी 2 things थी आप comment box में बताएंगे. The second question is, in which of the following acts
The provision was made for the establishment of Supreme Court at Calcutta. Regulating Act of 1773, or the Pitt's India Act of 1784, or the Charter Act of 1813, or the Charter Act of 1833. As you can see, this was also asked in UPPCS mains, and similar questions are asked in UPSC. I hope आपने इसका आंसर सही करा है, and the answer for this question is Regulating Act of 1773. Also, if you try to recall the composition of Supreme Court, it was one Chief Justice and 3 other judges. Who was this one judge who was appointed for the first time? I want you to search this. This is the third question. You have to match the following. Take at least 30 seconds and try to match. इसमें options नहीं visible हैं, but you can simply match कि A का 2 है या A का 3 है या A का 4 है, उसके according, and then I'll tell you the answer. Even without looking at the options, we'll try to solve this question. So the first is establishment of Board of Control. As we discussed, it was the Pitt's India Act of 1784, जहाँ पे एक entirely new body create होती है to look after the political functions of the company. Then there was establishment of Supreme Court. ये हमने previous question में ही किया. Regulating Act of 1773. Permission to English missionaries to work in India. So हमने Christian missionaries के बारे में बात किया था. उनको परमिशन मिली थी कि वो आ सकते हैं इंडिया में. That was Charter Act of 1813. डी है यहाँ पे अपॉइंटमेंट ऑफ लॉ मेंबर इन द गवर्नर जनरल काउंसिल. ये पॉइंट एक्चुअली कवर नहीं हुआ हुआ लक्ष्मीकांत में, बट यू नीड टू नो दैट इट वाज द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 जिसने पहली बार एक लॉ मेंबर को अपॉइंट किया था गवर्नर जनरल की काउंसिल में. अगेन अ वेरी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, यू कैन डायरेक्टली ऐड इट इन द लक्ष्मीकांत इन द एक्ट ऑफ 1833. In the next question, you have been given multiple statements and you have to identify that about which act it is talking about. So the first point is Governor General of Bengal became the Governor General of India. I think that statement should be sufficient enough to answer the act. However, we'll move forward. The second statement is the act also took away legislative power of Bombay and Madras presidencies, and the act ended the activities of East India Company as a commercial body and became a purely administrative body. Take 10 to 20 seconds and please answer this question. The answer of this question is Charter Act of 1833. As we have seen that the centralization by this act reached the peak, it was the most centralizing act of all the acts, and thereby the Governor General of India was empowered with all the powers, and the other two provinces were taken aback of their legislative powers. Moving on to the next question, consider the following statements about the Charter Act of 1833, and you have to tell which of the following statements are given in the Charter Act of 1833 and are correct about the Charter Act of 1833. So the three statements are: it provided for the establishment of a law commission, it ended the administrative functions of the East India Company, it lifted all the restrictions on European immigration. Now I know that you are not aware about certain points here, but now this will act as a source of learning. यहाँ से जो भी value addition होगा, you can inculcate it in the main points. I would still want you to attempt this question with whatever knowledge you have. So the answer of this question is B. It did provide for the establishment of a law commission, and it also lifted all the restriction on the European immigration. However, the administrative functions were not ended by this particular act. आप आगे पढ़ेंगे कि किस particular act से administrative functions come to an end, but it was not this act. So moving on to the next question, which of the following act is also known as St. Helena Act? And the options are Regulating Act of 1773, Pitt's India Act of 1784, Government of India Act 1858 and the Charter Act of 1833. Take 10 seconds to answer this question. Though this has not been covered in the basic books, but this will help you in your value addition. And the answer for the given question is the Charter Act of 1833. It was also known as St. Helena Act. And the next question is, which of the following British Act
envisages a parliamentary system of government. Basically, that means the introduction of a separate executive and legislative functions. So the options are Charter Act of 1793, the Act of 1813, the Act of 1833, and the Act of 1853. And the answer for this particular question is the Charter Act of 1853. Moving on to the next question, consider the following statement are related to the Charter Act of 1833. The first statement is it allowed missionaries for spreading the Christianity in India. And the second statement is it made British East India Company as an administrative body. And the options are only one, only two, both the statements, or neither of the above statements. And the answer for this question is only two, that it made British East India Company as an administrative body. In the comment box, mention which particular act introduced the first statement that is given in the question. So moving on to the next question, it is based on assertion and reason. इस टाइप के क्वेश्चन लेटली बहुत पूछे जाते हैं यूपीएससी में. So the assertion statement is Pitt's India Act of 1784 distinguished between the commercial and political functions of the British East India Company, and the reason given is Pitt's India Act of 1784 allowed the Court of Directors to manage the commercial affairs but created a new body called Board of Control to manage the political affairs. Thus, it established a system of double government. Now, you have to tell whether the two statements are right and whether the reason, the statement that is given as a reason, is the right explanation of the assertion. You can take 20 seconds for this particular question. So here actually the reason and assertion both are right in itself, and also the reason is the right explanation of the assertion. So in these type of questions what can you do? आप simply assertion and reason statement के बीच में because लगा सकते हैं, and if that statement is making sense, seems logical and matches your knowledge, the pre-existing knowledge, then it should be taken as right. So the answer for this particular question is A. Both A and R are true, and R is the correct explanation of A. And the next question is, consider the following statement about the Charter Act of 1853. So the first statement is, it abolished the East India Company, and the second is, it introduced an open competition system of selection and recruitment of civil servants. Which of the following given statement are not correct? Focus here. The question is asking which of the statements are not correct. And here the answer of the question is only one. Basically क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा elongate हो गई है, so we'll continue the remaining portion in the next video. Thank you so much.